अध्याय 861 शाही राजकुमारी टीम। क्रिस्टलाइजर सभ्यता के जो पार्ट उसने पहले प्राप्त किए थे वे अधिकतर एक जैसे ही थे, लेकिन इस बार हान सेन ने देखा कि वे बहुत अधिक गहराई में जा रहे थे। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद हान सेन फैट स्क्वाड लीडर और उसके साथियों के साथ एक रेस्तरां में गए। हालांकि वे एक ही शिविर में नहीं थे, फिर भी उन्हें अभयारण्य में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसके अलावा उनके काम करने के स्थान भी एक नहीं थे, इसलिए वे अक्सर मिलते नहीं थे। एक ही जगह पर इकट्ठा होना दुर्लभ था, इसलिए वे इस अवसर का लाभ उठाकर साथ भोजन करने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में अब तक आए अनेक कष्टों और कठिनाइयों के बारे में बात की। फैट स्क्वाड लीडर ने एक कहानी सुनाई जिसमें वह अभयारण्य में रहते हुए लगभग मर ही गया था। ये कहानी खतरों और कठिन परेशानियों से भरी थी, लेकिन वह एक अद्भुत कहानीकार था। उसने हास्य और उत्साह के साथ कहानी सुनाई, जिससे बाकी सभी लोग उसे सुनने के लिए जुट गए। छोटे हान, मुझे यकीन है कि तुमने हमसे ज्यादा देखा होगा। क्या तुम हमें अपने किसी साहसी व्यक्ति के बारे में कोई कहानी सुना सकते हो? मोटे दस्ते के नेता ने पूछा, और उसके अनुरोध पर वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया और आवाजें निकालीं। हान सेन और फैट स्क्वाड लीडर शराब पी रहे थे, इसलिए हान सेन ने उन्हें अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बहुत कुछ बताया। कहानियां सुनाते हुए उनसे कई सवाल पूछे गए। हान सेन अपनी कहानियों को और भी ज्यादा सजाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके कारनामे उतने ही काल्पनिक और बेतुके थे जितने की एक कहानी हो सकती है। उसे एहसास होने लगा कि उसके अनुभव कितने हास्यास्पद थे कि उन्हें और ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या बकवास है! एक हिलता हुआ पहाड़, एक पेड़ जो आसमान को चीरता है और फल देता है जिससे खजाना निकलता है। तुम क्या सोचते हो कि तुम कहाँ हो? तीसरे भगवान का अभयारण्य। जैसे ही हान सेन उत्सुक श्रोताओं को अपनी कहानियां सुना रहे थे, उनके पीछे कहीं से एक अनुचित टिप्पणी की गई। आवाज मजाक उड़ा रही थी। जब हान सेन की कहानी बीच में ही रुक गई, तो सभी श्रोताओं ने अपना सिर घुमाकर देखा कि किसने ऐसा करने की हिम्मत की। उन्हें कैंप के बाहर सैन्य वर्दी पहनने की मनाही थी, इसलिए वे सोच रहे थे कि क्या यह मुखर व्यक्ति सिर्फ इसलिए इतना कह रहा है क्योंकि वह उन्हें नहीं जानता था। दोस्त, हम तो बस किस्से कहानियां सुना रहे थे। तुम तो ऐसे बीच में बोल रहे हो जैसे तुम्हें बुरा लग गया हो। मोटा दस्ता नेता खड़ा हुआ और उस आदमी से बात करने लगा जिसने बीच में टोका था, और उसने देखा कि वह भी दूसरों के बीच खड़ा था। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है और यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की भी एक छोटी सी चीज होती है। क्या आप लोगों को जो चाहे बकवास करने की इजाज़त है, जबकि मुझे चुप रहना चाहिए? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मोटा दस्ता नेता जवाब देने के लिए तैयार दिख रहा था, लेकिन ली जिन ने उसकी बांह खींच ली। ली जिन पहचान गया था कि वे लोग कौन हैं, इसलिए उसने मोटे दस्ता नेता से कहा, नेताजी, ये रॉयल वॉरफ्रेम टीम से हैं। मैंने इन्हें ट्रेनिंग के दौरान देखा था। मोटे दस्ते के नेता ने भौहें चढ़ाईं और कहा, अगर हम सहयोगी हैं तो मैं आपकी आक्रामक दखलंदाजी को माफ कर सकता हूं। कम से कम मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर आप थोड़ा और सम्मानजनक व्यवहार कर पाएंगे। मोटा दस्ता नेता वापस बैठ गया, लेकिन उस आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और जवाब दिया, ओह, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हमारी रॉयल वॉरफ्रेम टीम बकवास करने वालों से बनी नहीं है। ये सुनकर हान सेन और मोटे दस्ते के नेता ने भौहें सिकोड़ लीं। यार, तुम तो हद पार कर गए। ओह, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। क्या मैंने कोई नस छू ली? कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि हीरो हान हर तरह के दुष्ट जीवों को मार सकता है और दुर्गम चुनौतियों का सामना कर सकता है। मेरी प्रतिभा की चिंता मत करो, क्योंकि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो पहाड़ हिला सके और आसमान गिरा सके। मैं तो बस एक पार करने वाला हूँ जो अभी अभी तीसरे देवता के अभयारण्य में पहुंचा है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर उसे लगे कि वह काफ़ी ताकतवर है तो वह मुझसे लड़ सकता है। वह आदमी असहनीय रूप से घमंडी था। जब हान सेन ने उस आदमी को उसे हीरो हान कहते सुना, तो उसे तुरंत पता चल गया कि उस आदमी के यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य परेशानी पैदा करना था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम तो एक पार करने वाले हो जो इवॉल्वर्स को चुनौती देने और उनसे लड़ने आए हो। मोटा स्क्वाड लीडर चिढ़ गया। उपहासपूर्ण भाव के साथ उस आदमी ने कहा, मैं भले ही श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं केवल यह मान सकता हूँ कि मैं हीरो हान द्वारा वर्णित राक्षसों से कमज़ोर हूँ। अगर वह उन प्राणियों से निपट सकता है तो मुझे यकीन है कि उसे मुझसे मुकाबला करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मोटा दस्ता नेता और उसके दोस्त अब भड़क उठे थे, लेकिन वे इसका कोई उचित जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि हान सेन अपनी कहानियों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। रॉयल वॉरफ्रेम टीम हान सेन के मजाक का फायदा उठाकर उनका मजाक उड़ा रही थी। कुछ कह न पाने के कारण उकसाने की उनकी कोशिशें कारगर साबित हो रही थीं। ठीक है, क्या हमें दोस्ताना द्वंद्व युद्ध करना है या युद्ध फ्रेम लड़ाई करनी है? हान सेन ने खड़े होकर उस आदमी के ठीक सामने आकर पूछा। हान सेन उनकी धौंस धमकी स्वीकार करने को तैयार नहीं था।
हान सेन ने पहले ही उस पार करने वाले की ऊर्जा के प्रवाह को भांप लिया था और उसने देखा कि वह किसी औसत सुपर प्राणी से ज्यादा अलग नहीं था। वह निश्चित रूप से कोई खास नहीं था। हाँ, क्या तुम सच में कह रहे हो? तुम हमसे, रॉयल वॉरफ्रेम टीम से लड़ने वाले हो? वह आदमी ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी दुनिया का सबसे मज़ेदार चुटकुला सुना हो और वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। टीम के अन्य सदस्य भी उस आदमी के मनोरंजन में शामिल हो गए और उन्होंने हान सेन का मजाक उड़ाने की पूरी कोशिश की। रॉयल वॉरफ्रेम टीम एलायंस की सबसे बड़ी टीम थी। केवल सबसे कुलीन लोग ही इसमें शामिल हो सकते थे और वे लोग ही वॉरफ्रेम को नियंत्रित कर सकते थे। रॉयल वॉरफ्रेम टीम में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। रॉयल वॉरफ्रेम टीम का प्रशिक्षण सामान्य वॉरफ्रेम टीमों से अलग था। इसके अलावा हान सेन एक वॉरफ्रेम सैनिक नहीं था। मैंने तुम्हारे बारे में रॉयल वॉरफ्रेम के बारे में सुना है और मैंने सुना है कि कई वॉरफ्रेम मास्टर्स हैं, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। हान सेन की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत घमंडी हो गया। रॉयल वॉरफ्रेम टीम निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ थी और यह ऐसी बात थी जिस पर उन्हें गर्व था। वे अपनी उपलब्धियों का बखान करने के लिए किसी भी मौके का फायदा उठाते थे। मोटा दस्ता नेता जानता था कि हान सेन किसी की इस तरह से तारीफ नहीं करेगा, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया कि हान सेन आगे क्या कहने वाला है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि सबसे शक्तिशाली वॉरफ्रेम उपयोगकर्ता महिलाएं हैं। पुरुष, जाहिर है, टीम को नीचे खींच रहे हैं, हान सेन ने कहा। फैट स्क्वाड लीडर और कियू चेंग इस जलन पर जोर से हंसे। ली जिन ने भी गंभीर स्वर में उनकी बात में शामिल होते हुए कहा, हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। रॉयल वॉरफ्रेम टीम को अक्सर रॉयल प्रिंसेस टीम कहा जाता है। मुझे लगा था कि इस टीम में सिर्फ महिलाएं ही हैं। आपको मेरी माफ़ी माननी होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपके बीच पुरुष भी हैं। हान सेन और ली जिन के शब्द झूठे नहीं थे और उन्होंने जो कहा वह आंशिक रूप से सच था। रॉयल वॉरफ्रेम टीम की नेता एक महिला थी और ज़्यादातर सदस्य भी महिलाएं ही थीं, जैसे यूकिया निक्सन, जिसके साथ हान सेन ने विज्ञापन फिल्माए थे। वांग मिंगमैंग भी उनकी टीम की एक सदस्य थीं। रॉयल वॉरफ्रेम टीम की एक विशिष्ट सेना के रूप में प्रतिष्ठा का मुख्य कारण उनकी उपस्थिति थी। चूंकि इसमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल थीं, इसलिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। ये टीम हमेशा एलायंस के स्वतंत्रता दिवस समारोहों, नए साल के जश्न और मार्चिंग आर्मी के कार्यक्रमों में शामिल होती थी। वे इन अवसरों को और भी खास बनाने के लिए मौजूद रहती थीं और रॉयल वॉरफ्रेम टीम के सभी छोटे दस्तों का नेतृत्व भी महिलाओं द्वारा किया जाना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। चूंकि इसके सभी आधिकारिक सदस्य महिलाएं थीं, इसलिए रॉयल वॉरफ्रेम टीम को रॉयल प्रिंसेस टीम कहा जाता था। यह कोई व्यंग्यात्मक नाम नहीं था और इसके प्रयोग में किसी प्रकार की अवमानना नहीं थी। यह उपनाम वास्तव में इसके सदस्यों में मौजूद अनेक महिलाओं को दर्शाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। तुमने क्या कहा? हान सेन और ली जिन के इतना कहते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसके साथ आए बाकी लोग गुस्से से खड़े हो गए। इस स्थिति के लिए पहले भी उनका मजाक उड़ाया गया था और उनके खिलाफ फिर से इसका प्रयोग सुनना वास्तव में काफ़ी परेशान करने वाला था। ठीक है, चलो एक वॉरफ्रेम लड़ाई करते हैं। जो लोग अब उत्तेजित हो गए थे, उन्होंने गुस्से से हान सेन की ओर देखा। रेस्तरां के लाउंज में सभी आवश्यक उपकरण मौजूद थे, इसलिए सभी लोग आभासी लड़ाई देखने के लिए तुरंत वहां पहुंच गए। छोटे हान, क्या तुम ठीक हो? मोटे दस्ते के नेता ने पूछा जैसे ही हान सेन होलोग्राम मशीन के अंदर बैठा। उनका मजाक उड़ाया गया था, हाँ, लेकिन उनके अपराधी रॉयल वॉरफ्रेम टीम से थे। वे वॉरफ्रेम चलाने में अविश्वसनीय रूप से कुशल थे और जिस व्यक्ति से उनका मुकाबला हो रहा था वह तो एक पार करने वाला भी था। उनके दुश्मन की फिटनेस किसी भी इवॉल्वर से बेहतर थी, जिससे उन्हें बढ़त मिली। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने मिलिट्री स्कूल में वॉरफ्रेम चलाना सीखा था और अभ्यास के लिए मैंने वाकई थोड़ी मेहनत भी की थी। हान सेन मुस्कुराया। फैट स्क्वाड लीडर को तब याद आया कि हान सेन ने सुपर बायोलॉजिकल वॉरफ्रेम का समर्थन किया था, लेकिन इन वर्षों में कई और पीढ़ियां और एसके मॉडल आ चुके थे। जिन लोगों ने इन उत्पादों का समर्थन किया था वे आमतौर पर बदल गए थे और बाद के संस्करणों पर आगे बढ़ गए थे। लेकिन हान सेन की पहली पीढ़ी की एसकेटीएस निस्संदेह सबसे प्रसिद्ध थी। विज्ञापन और एसकेटीएस को व्यापक रूप से क्लासिक माना जाता था। बेशक ये विज्ञापन उनके वास्तविक संचालन कार्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वह स्कूल में था, इसलिए लोगों का इस बात पर संदेह करना स्वाभाविक था कि क्या हान सेन आज के दौर के पेशेवरों से मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और हान सेन का दल बस अच्छे की ही उम्मीद कर सकता था। अगर वह हार गया तो उनकी शर्मिंदगी और भी बढ़ जाएगी। हालांकि रॉयल वॉरफ्रेम टीम के लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो उन्होंने जीत पक्की कर ली हो। इस लड़ाई के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से रेस्टोरेंट के टीवी पर इस लड़ाई का सीधा प्रसारण भी करवाया। इस प्रतिष्ठान में आने वाले ज़्यादातर लोग सैनिक थे जो यहाँ प्रशिक्षण लेकर आए थे, इसलिए यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी रुचि ज़रूर थी। ओह,
ये तो रॉयल नाइट है। क्या वह व्यक्ति इवॉल्वर के वॉरफ्रेम कॉम्बैट के क्षेत्र में 7वें स्थान पर नहीं था? मुझे उसे देखे हुए बहुत समय हो गया है। ये सचमुच वही है। ये रॉयल वॉरफ्रेम टीम का ली चेंगजियान है। वह अब एक पार करने वाला है, इसलिए ये स्पष्ट है कि अब आप उसे ज़्यादा क्यों नहीं देखते। वाह, वह किसके खिलाफ जा रहा है? कोई अजीब पहचान वाला आदमी। मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह एक अतिथि खाता है। डॉट 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 डॉट। हान सेन ने एक अतिथि खाते से लॉग इन किया और इससे उसे अतिथि की आईडी और उसके बाद कुछ संख्याएं प्राप्त हुईं। ली चेंगशियान से युद्ध का निमंत्रण पाकर वह युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तुरंत उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, एक बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट में बैठ गया और टीवी की स्क्रीन को गौर से देखने लगा। वह मैच शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जुओ डोंगुलाई यहाँ हान सेन से बात करने आया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ली चेंगशियान से भिड़ जाएगा। उसे उनके बीच की लड़ाई की संभावनाएं काफ़ी दिलचस्प लगीं। रॉयल वॉरफ्रेम टीम के सैनिक वॉरफ्रेम के संचालन में बहुत कुशल हैं। उनके पास काफ़ी अनुभव है और वे लगातार उनका इस्तेमाल करते हैं। हान सेन ने शायद कई सालों से वॉरफ्रेम को छुआ तक नहीं होगा, तो मुझे आश्चर्य है कि वो क्या करने वाला है। जुओ डोंगुलाई ने गहरी सोच में डूबे हुए वाइन का गिलास पिया। हान सेन को वॉरफ्रेम चलाते हुए काफ़ी समय हो गया था और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आजकल कौन से मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने SKTS को इसलिए चुना क्योंकि वे इससे अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उस समय तक ये काफ़ी पुराना हो चुका था। हान सेन को SKTS चुनते देख ली चेंगशियान ठंडे स्वर में मुस्कुराया। SKTS एक सामान्य वॉरफ्रेम था, पुराना और ज़्यादा गतिशीलता से रहित। इसके हथियार साधारण थे और उनमें विविधता का अभाव था। इसे आमतौर पर दूसरे वॉरफ्रेम के खिलाफ लड़ाई के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। हान सेन ने इस वॉरफ्रेम को इसलिए चुना क्योंकि वे इससे परिचित थे। हालांकि ली चेंगशियान हान सेन के साथ न तो विनम्र होने वाला था और न ही नरमी बरतने वाला। वह उसे कुत्ते की तरह कोड़े मारने और उसे कड़ा सबक सिखाने को तैयार था। हान सेन ने अपनी टीम के पुरुषों का मजाक उड़ाया था, इसलिए अपनी मनचाही जीत हासिल करने के लिए ली चेंगशियान ने सबसे बेहतरीन वॉरफ्रेम चुना। यह एक सुपर बायोलॉजिकल वॉरफ्रेम था जिसे किंग ऑफ वॉर कहा जाता था। किंग ऑफ वॉर नवीनतम मॉडल था और यह SKTS से 5 पीढ़ी आगे था। हालांकि यह किंग ऑफ वॉर सैन्य संस्करण के बजाय केवल एक नियमित संस्करण था, जिससे इसके हथियारों की संख्या कम हो गई थी, फिर भी यह काफ़ी हद तक SKTS के करीब था। हर आदमी को मशीनें पसंद थीं और इस जमाने में तो खास तौर पर सुपर बायोलॉजिकल वॉरफ्रेम। हालांकि पहले पुरुष कारों के शौकीन और बाद में अंतरिक्ष यान प्रेमी रहे होंगे, लेकिन ये पुरुषों का नया शौक था। अगर कोई पुरुष मशीनों का दीवाना न भी हो तो भी वह उनकी कद्र करता। वॉरफ्रेम मैच देखने के लिए एक लोकप्रिय खेल था और विशेष रूप से तब जब मैच में रॉयल वॉरफ्रेम टीम का कोई सदस्य शामिल होता था। यहाँ तक कि जो पुरुष और सैनिक वॉरफ्रेम ऑपरेटर नहीं थे, वे भी लड़ाइयों को देखने का आनंद लेते थे तथा इन लड़ाइयों की जटिलताओं को समझते थे। ली चेंगजियान को युद्ध का राजा चुनते हुए जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने SKTS का उपयोग किया था, उन्हें लगा कि ये द्वंद्व युद्ध एक हल्की फुल्की बहस होगी, न कि एक उचित लड़ाई। फिर भी कई लोगों ने इसे देखने के लिए समय निकाला, क्योंकि इनमें से एक लड़ाका रॉयल वॉरफ्रेम टीम से जुड़ा था। यह उनके खाने के साथ साथ एक बेहतरीन मनोरंजन का साधन बन गया। जब उल्टी गिनती खत्म हुई तो किंग ऑफ वॉर और SKTS अखाड़े में उतरे। यह एक सादा युद्ध क्षेत्र था और इसमें कोई बाधा नहीं थी। वहाँ वे सीधे युद्ध करेंगे। हान सेन के SKTS में एक तलवार और एक लेजर ब्लास्टर था, इसके अलावा कुछ नहीं। युद्ध का राजा एक विशाल गतिशील शस्त्रागार की तरह विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित था। ली चेंगशियान ने हान सेन के साधारण कच्चे SKTS को देखा और हंस पड़ा। जब उसने अपना हाथ हिलाया तो युद्ध का राजा 13 तोपों के साथ हान सेन पर निशाना साधते हुए जीवित हो उठा। उसने SKTS को उसकी ओर कदम बढ़ाने से पहले ही उड़ा दिया। अरे, एक साथ 13 हथियार, बहुत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली। ये शाही शूरवीर वाकई बहुत पागल हैं। कमाल है। वॉरफ्रेम ऑपरेशन की उनकी क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। वह रोबोट को गति और सटीकता के बेजोड़ मिश्रण के साथ चलाते हैं। ये तो कमाल है। रॉयल वॉरफ्रेम टीम वास्तव में कोई मजाक नहीं है। ओह, वह बेचारा। SKTS में वह आदमी अपना दूसरा कदम उठाने से पहले कुछ नहीं बल्कि रद्दी धातु बन जाएगा। डॉट 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 डॉट। हालांकि जब SKTS ने अपनी जगह बदली तो हर कोई हैरान रह गया। यह एक सामान्य गतिविधि थी, लेकिन इससे लोगों को ऐसा लगा जैसे SKTS जिंदा हो। उस पल उन्होंने एक ऐसी तरलता देखी जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई मशीन कर सकती है। ऐसा लगा जैसे SKTS किसी इंसान की चपलता में मिल गया हो। SKTS की हरकतें बेहद नाजुक थीं और हर कदम से एक सच्ची आत्मा का एहसास होता था। लोगों के लिए यह बयां करना मुश्किल था कि वे क्या देख रहे थे। ये त्वरित गतिविधियां,
अभयारण्यों द्वारा उस एसकेटीएस को कौन नियंत्रित कर रहा है? यह पागलपन है। सबके आश्चर्य के बीच एसकेटीएस ने अपना शानदार नृत्य जारी रखा। उसका रास्ता अजीब था और जब तोपें दागी गईं तो हर गोली चूककर उसके आसपास की जमीन पर लगी। एसकेटीएस एक चांदी के प्रेत की तरह था। सौभाग्य से वॉरफ्रेम लड़ाइयाँ सिर्फ गति से तय नहीं होतीं। जीत में कई कारक योगदान करते हैं। अगर लड़ाई का ज्यादातर हिस्सा गति पर निर्भर होता तो हान सेन कभी भी किंग ऑफ वॉर को नहीं पकड़ पाते। किंग ऑफ वॉर बहुत शक्तिशाली था। इसकी रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत थी और इसके पास कई तरह के हथियार थे। इसका मतलब था कि इसका आकार आदर्श से कम था, ये बड़ा था और इसीलिए इसे चलाना थोड़ा मुश्किल और अनाड़ी था। यहीं पर एसकेटीएस अपनी क्षमता साबित कर सका। एसकेटीएस काफ़ी हल्का था और इसकी चपलता भी अधिक थी। हान सेन की अविश्वसनीय 8वीं इंद्रिय के कारण हान सेन युद्ध के राजा की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने और उसके अनुसार अनुकूलन करने में सक्षम था। हेवनली गो का इस्तेमाल करते हुए हान सेन ने एक फॉर्मेशन अपनाया। उसने किंग ऑफ वॉर को पहले गोली चलाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसे अपना बचाव का नृत्य शुरू करने का मौका मिल गया। एसकेटीएस की मदद से हान सेन किंग ऑफ वॉर तक पहुंचने में कामयाब रहा, जबकि वह व्यस्त था। क्या ये लड़ाई बनावटी है? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा बनावटी है। किंग ऑफ वॉर उस पुराने एसकेटीएस पर हमला कैसे नहीं कर सकता जबकि वह सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा है? हाँ, मैं इस घटिया प्रदर्शन को 10 में से 1 रेटिंग देता हूँ। उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब है और यह अविश्वसनीय है। किंग ऑफ वॉर लगातार फायर करता है और मुझे विश्वास है कि एसकेटीएस बिना किसी खरोंच के इस तरह के हमले से बच सकता है। एसकेटीएस ने इस बेशर्म, हास्यास्पद प्रदर्शन के लिए कितना भुगतान किया? मैं इसे रोकने के लिए 2 गुना भुगतान करूंगा। ये सिर्फ एक दिखावा हो सकता है, लेकिन एसकेटीएस की ताकत पर हंसना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इसकी चपलता पर यकीन करना मुश्किल है। एक बार चकमा देना ही काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लगातार ऐसा करते रहना तो बस नामुमकिन है। एसकेटीएस के अंदर जो भी है, उसकी फिटनेस का स्तर काफ़ी ऊंचा होगा। ये प्रदर्शन दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि एसकेटीएस का नियंत्रण किसके पास है। ये कोई दिखावा नहीं है बेवकूफ़ों, ये असली बात है। मैंने देखा कि लॉबी में ये लड़ाई कैसे शुरू हुई। ली चेंगशियान ने हान सेन और उसके साथियों को परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए उसने उसे वॉरफ्रेम से द्वंद्वयुद्ध करने की पेशकश की। हे भगवान, क्या ये सच है? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? वहाँ काफ़ी लोग थे। दोनों के बीच तनाव आग की तरह भड़क रहा था। ये तो पागलपन है। हान सेन ही एसकेटीएस चला रहा है। क्या उसकी क्षमताएं वाकई इतनी अच्छी हैं? वह तो वॉरफ्रेम ऑपरेटर भी नहीं है। क्या आपको याद नहीं कि एसकेटीएस ने बाजार में पहली बार कब प्रवेश किया था? हान सेन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने इसके विज्ञापन में अभिनय किया था जब वे अभी भी सैन्य स्कूल में थे। मुझे याद है कि दिगंग ने अभी अभी सुपर बायोलॉजिकल वॉरफ्रेम बनाए थे। जब एसकेटीएस पहली बार आया था तो वह बहुत बड़ा था। विज्ञापन का फोकस वॉरफ्रेम और यूकियानिक्स पर था। मैंने उसमें उस युवक पर ध्यान नहीं दिया था। वह एसकेटीएस का अल्फा ऑपरेटर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। ... उनकी लड़ाई का मैदान बहुत छोटा था। एसकेटीएस पर मजबूत पकड़ के साथ हान सेन आसानी से किंग ऑफ वॉर तक पहुंच गया। हालांकि जब वह रेंज में था तो हान सेन ने तुरंत हमला नहीं किया। उनके कवच के आंकड़ों में अंतर के कारण हान सेन उससे आमने सामने नहीं लड़ सकता था। इसलिए हान सेन ने अपने एसकेटीएस का इस्तेमाल किंग ऑफ वॉर के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए किया। एक ही दिशा में भागने के बजाय वह किंग ऑफ वॉर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। अपनी तलवार से वह वार करता रहा और उस सही मौके का इंतजार करता रहा जहां वह अपने लेजर ब्लास्टर का इस्तेमाल कर सके। किंग ऑफ वॉर घूमता रहा और एसकेटीएस को ढूंढने की कोशिश में वह लगभग फंस ही गया। वह हमला भी नहीं कर पा रहा था। किसी ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह कोई दिखावा नहीं है? यह नकली लगता है। वह जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ओह, वह जवाबी हमला करना चाहता है। बात यह है कि वह कर नहीं सकता, एक बूढ़े वॉरफ्रेम सैनिक ने एसकेटीएस को देखते हुए कहा। अपनी इस बात की पुष्टि के बावजूद वह जो देख रहा था उससे अभी भी हैरान था। भाईजू, तुम्हारा क्या मतलब है? वह जवाबी हमला कैसे नहीं कर सकता? सभी लोग स्पष्टीकरण की उम्मीद में बूढ़े सिपाही की ओर देखने लगे। सैनिक ने वीडियो देखकर कहा, किंग ऑफ वॉर में कई देशी बिल्ट इन हथियार हैं, साथ ही कुछ बाहरी हथियार भी हैं। ये शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन बहुत सारे हथियार आपको भारी भरकम बना देते हैं और सटीकता समय की कीमत पर आती है। एसकेटीएस हमेशा किंग ऑफ वॉर के निशाने के डेड जोन के अंदर ही रहता है। जब तक किंग ऑफ वॉर अपनी स्थिति ठीक करता है तब तक एसकेटीएस दूसरे डेड जोन में जा चुका होता है। किंग ऑफ वॉर उसे कभी भी लॉक नहीं कर पाएगा, बशर्ते एसकेटीएस ऐसा ही करता रहे। तो वह कैसे पलटवार कर पाएगा? ये स्पष्टीकरण सुनकर सभी को स्क्रीन पर देखने पर यह बात और भी साफ समझ में आ गई कि क्या हो रहा है।
जब उन्होंने किंग ऑफ वॉर की बंदूक हिलती देखी तो एसकेटीएस भी हिल गया था। किंग ऑफ वॉर के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी पर निशाना साधना वाकई नामुमकिन था। उसका नियंत्रण बहुत ज्यादा है। वह एक कीड़े की तरह है जो हमेशा दुश्मन के डेड जोन में छिपा रहता है। वह बहुत अच्छा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह राजकुमारी का मंगेतर क्यों है। ऐसा नहीं है कि एसकेटीएस को अपडेट किया गया है, बस ड्राइवर की कमी है। दिगांग ने हान सेन को विज्ञापन फिल्माने के लिए आमंत्रित किया, यही एक कारण है। हान सेन वाकई एसकेटीएस के बारे में सब कुछ जानते थे और वो वाकई एक अल्फा की तरह थे। क्या आप यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आप बाद में रेस्तरां से इसकी एक प्रति मांग सकते हैं। एसकेटीएस का अल्फा ऑपरेटर देखने लायक है। इस लड़ाई को देखकर हर कोई बेहद खुश था। बस ली चेंगशियान को मज़ा नहीं आ रहा था। उसने लाख कोशिश की लेकिन एसकेटीएस पर कब्जा नहीं कर पाया। उसने जो भी करने की कोशिश की वो नाकाम हो गई, मानो एसकेटीएस में दूरदर्शिता की क्षमता हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा में एक खिड़की लगा दी हो और उसका प्रतिद्वंदी उसमें से झांक रहा हो। इससे वह थोड़ा डर भी गया। हालांकि यह सब आभासी था, फिर भी वह हान सेन के चेहरे पर शैतान की तरह मुस्कुराहट की कल्पना किए बिना नहीं रह सका। इस दृश्य से उसकी त्वचा में खुजली होने लगी। ली चेंगशियान को अब जीत की उम्मीद नहीं थी। किसी भी चीज़ से ज़्यादा वह अभी हारना चाहता था और इस बुरे सपने का अंत करना चाहता था। अगर एसकेटीएस में इतनी ताकत होती कि वह किंग ऑफ वॉर को तुरंत उड़ा सके तो वह बहुत अच्छा करता। लेकिन एसकेटीएस के हथियार बहुत कमज़ोर थे और किंग ऑफ वॉर का कवच बहुत मजबूत था। यह एक बुरा संयोजन था और एसकेटीएस बस धीरे धीरे किंग ऑफ वॉर की सुरक्षा और स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकते थे। इस भयावहता के खत्म होने और किंग ऑफ वॉर के नष्ट होने में अभी कुछ समय लगेगा। इस तरह की लड़ाई यातना से अलग नहीं थी और इससे ली चेंगशियान को एक काल्पनिक दर्द का एहसास हुआ। यदि रॉयल वॉरफ्रेम टीम का सम्मान दांव पर न लगा होता तो वह खुशी खुशी हार मान लेता। हान सेन को आखिरी बार वॉरफ्रेम छुए हुए बहुत समय हो गया था और उसे वो पल याद आ गए जब वो कभी कभार मस्ती के लिए उसमें कूद जाता था। तेज रफ्तार से चलते हुए, बिना रुके घूमती तलवार और लगातार फायर करते लेज़र ब्लास्टर के साथ ये आवाज़ों का एक तांडव था। धातु पर लेज़र की झनकार खास तौर पर आदमियों के कानों के लिए सुखद थी और इससे वे बेहद उत्साहित हो जाते थे। जुओ डोंगलाई ने उत्साह से स्क्रीन देखी। उसे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। वह लुओ परिवार से नहीं है और उसने मिथ्या आकाश सूत्र का अभ्यास नहीं किया। ये दिलचस्प है और अब मैं इस निर्णय पर पहुंच गया हूं कि हाँ, मैं उसे अपना शिष्य बनाऊंगा। जुओ डोंगलाई मुस्कुराया। यह विश्वास करना कठिन था कि लुओ परिवार के किसी सदस्य ने मिथ्या आकाश सूत्र नहीं सीखा था, फिर भी वह इतना शक्तिशाली हो गया था। उसके कौशल उच्च कोटि के थे। उनका गति और शक्ति से कोई लेना देना नहीं था और हान सेन के वॉरफ्रेम संचालन को देखकर जुओ डोंगलाई ने बहुत कुछ सीखा। ये दिलचस्प बात है कि वह मिथ्या आकाश सूत्र सीखे बिना इतना शक्तिशाली बन गया। जुओ डोंगलाई के मन में इस बारे में कुछ और विचार आए, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका मन तेजी से सोचने लगा, वह लुओ परिवार से नहीं है और न ही वह बनना चाहता है। उसका नाम हान है। हाँ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। धमाका। एसकेटीएस ने किंग ऑफ वॉर पर जो सैकड़ों वार किए उनका हिसाब तो भगवान ही रख सकता था, लेकिन आखिरकार वो टूट गया और किंग ऑफ वॉर के टूटने के साथ ही लड़ाई खत्म हो गई। ली चेंगशियान अपनी हार के बाद एक शब्द भी नहीं बोला। बाहर निकलते ही उसने जल्दी से अपने आदमियों को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। वह अपने प्रदर्शन से इतना शर्मिंदा था कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया, क्योंकि वह रॉयल वॉरफ्रेम टीम का एक संचालक था जो अभी अभी एक पुराने एसकेटीएस से हार गया था। लड़ाई का फुटेज स्काईनेट पर अपलोड कर दिया गया था। पूरे वीडियो का शीर्षक था एसकेटीएस मर्डर्स किंग ऑफ वॉर और इसे वायरल होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वीडियो देखने के बाद कई लोग दंग रह गए। कई वॉरफ्रेम प्रेमियों ने सोचा कि क्या उनमें एसकेटीएस जैसा करने की क्षमता है। हालांकि ये कोशिशें नाकाम रहीं। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही दिनों बाद अनगिनत एसकेटीएस किटों के नष्ट होने और उनके संचालकों के घायल होने की खबरें आईं। कोई भी उस वीडियो में जो देखा था उसे दोहरा नहीं पाया। नतीजतन कई लोगों को लगा कि वीडियो फर्जी है और लड़ाई बनावटी है। लेकिन जब लोगों ने सोचा कि वीडियो में हान सेन और रॉयल वॉरफ्रेम टीम का एक सदस्य भी शामिल है, तो उन्होंने सोचा कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। उनके द्वारा लड़ाई का नाटक करना संभव नहीं लग रहा था। रॉयल वॉरफ्रेम टीम के लिए ऐसी हार झेलना अपमानजनक था और कई लोग ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए, अल्फा नाम का एक ऑपरेटर है। दूसरे लोग वह नहीं कर सकते जो वह करता है और वह जो कौशल जानता है वह उसकी हड्डियों में समाया हुआ है। मोटे दस्ते के नेता हान सेन और उसके दोस्तों ने मिलकर जीत का जश्न मनाया। नतीजे से खुश होकर उन्होंने नशे में धुत होने का फैसला किया। उस रात बाद में हान सेन लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ा। जब वह दरवाजे के सामने था तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। हान सेन इतना नशे में था कि उसने उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं।
ये गठबंधन था। अभयारण्यों के उलट यहाँ आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, यहाँ तक कि नशे में भी। इसलिए जब हान सेन उस बूढ़े आदमी के पास से गुजरा तो उसे लगा जैसे बूढ़े आदमी की आंखें बहुत तेज थीं। उसने उनकी तरफ देखा। जैसे ही उसने देखा, हान सेन जड़वत हो गया। उसकी पुतलियां छोटी हो गईं और उसकी आंखों में वो खुशी गायब हो गई जो कभी हुआ करती थी। बच्चे, मेरी मानसिक परीक्षा ले लो। अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें अपना छात्र बनने की अनुमति दे दूंगा, झुओ डोंगलाई ने घमंड से कहा। एक अर्धदेव के रूप में झुओ डोंगलाई दूसरों की इच्छाओं को प्रभावित करने और भ्रम पैदा करने में अविश्वसनीय रूप से कुशल था। अर्धदेवी युद्धों में वह दूसरों का ध्यान भटकाने और उन्हें अपनी ही बनाई झूठी वास्तविकता में फंसाने में सक्षम था। हान सेन तो बस एक विकासवादी था और प्रतिरोध करने में असमर्थ था। इसलिए झुओ डोंगलाई हान सेन की इच्छाशक्ति, विश्वास और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेना चाहता था। अगर वह पास हो जाता तो वह झुओ डोंगलाई का प्रशिक्षु बनने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य होता। अगर उसका विश्वास विकृत था तो इसका मतलब था कि उसके पास अभी वह सब कुछ नहीं था जो जरूरी था। लोग अपनी इच्छानुसार कोई भी हुनर सीख सकते थे और जितना चाहें उतना शक्तिशाली भी बन सकते थे। ऐसे ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने में एकमात्र बाधा व्यक्ति का अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास और समर्पण था। झुओ डोंगलाई हान सेन के सामने आया और उसे बिठाया। हान सेन का ध्यान अब शून्य था क्योंकि उसे झुओ डोंगलाई के अनंत मानसिक परीक्षण में डाल दिया गया था। पार करने वालों को पारंपरिक रूप से इससे बचने में 1 घंटा लगता था। बच्चे, थोड़ा कष्ट सह लो। जब तुम बाहर आओगे तो मेरी बात मानोगे। झुओ डोंगलाई ने सोचा कि मुकदमे के बाद हान सेन उसका कितना सम्मान करेंगे और घबराहट भरी उत्तेजना से मुस्कुराया। झुओ डोंगलाई ने हान सेन के कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही उसने हाथ रखा, हान सेन को डकार आ गई। उसके बाद एक मनहूस आवाज आई, ब्लर्ग। हान सेन ने झुओ डोंगलाई पर उल्टी कर दी। झुओ डोंगलाई अचानक से चौंक गया। किसी भी अन्य अवसर पर वह बिना किसी परेशानी के बच निकलता, लेकिन वह बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हो गया था और हान सेन को लेकर उसका उत्साह उस पर हावी हो गया था। वह सोच रहा था कि उसका अनंत मन परीक्षण कितना अद्भुत था और वह खुद को हान सेन का नया बॉस कैसे पेश करेगा। तभी प्रक्षेप्य उल्टी ने उसे चौंका दिया। हान सेन इस समय बहुत नशे में था। अनंत मानसिक परीक्षण के प्रभाव में चक्कर आना ही वह तिनका था जिसने ऊंट की काली नसें तोड़ दी और उसके पेट के द्वार खोल दिए। दोनों ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा और स्थिति को स्वीकार करने के बाद हान सेन ने कहा, मुझे बहुत खेद है। कोई बात नहीं। झुओ डोंगलाई ने अपना सिर नीचे किया और चला गया। वह नहीं चाहता था कि हान सेन उसका चेहरा देखे। वह भी जैसा ताकतवर आदमी नहीं लग रहा था, खासकर जब से वह उल्टी से लथपथ था। अगर वह हान सेन से कहता कि वह एक अर्धदेव है और उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है, तो हान सेन को यकीन हो जाता कि वह पागलखाने से भागा हुआ एक बूढ़ा आदमी है। धिक्कार है, वह मेरे अनंत मन परीक्षण में क्यों नहीं खोया? यह पागलपन है। झुओ डोंगलाई हैरान रह गया। ये तो खुशकिस्मती की बात है कि वह आदमी खुशमिजाज इंसान था। अगर वह खुशमिजाज ना होता तो मैं ज़रूर मुसीबत में पड़ जाता। मुझे लगता है कि मुझे भविष्य में लोगों पर उल्टी करने से बचना चाहिए। हान सेन झींगुर की तरह खुश लड़खड़ाते हुए बाथरूम की ओर बढ़ता रहा। दूसरी ओर झुओ डोंगलाई जल्दी से मौका प्लैनेट छोड़कर चला गया। हालांकि वह हान सेन के साथ और समय बिताना चाहता था, लेकिन अगर नशे में हुई उनकी मुलाकात के बाद उसे पहचान लिया जाता तो अजीब होता। इसलिए झुओ डोंगलाई ने सोचा कि शायद वह थोड़ी देर और इंतजार करे। वह अपना हेयर स्टाइल बदलेगा और दाढ़ी मुंडवा लेगा ताकि अगली बार जब वे मिलें तो हान सेन को कुछ भी पता न चले। हान सेन इतना नशे में था कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने किसी देवता पर उल्टी कर दी है। मौका ग्रह पर प्रशिक्षण कुल मिलाकर आधे महीने तक चला। जब ये खत्म हुआ तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खंडहरों के अंदर उनके लिए कोई रोमांचक यात्रा या भ्रमण की योजना नहीं बनाई गई थी। डैफ्ने को कोई मिशन मिले हुए काफी समय हो गया था। इसके बाद हान सेन ने अभयारण्य लौटने का फैसला किया। वांग युहांग अभी भी मोमेंट शेल्टर में था, इसलिए हान सेन उसके साथ डेविल ब्लड शेल्टर गया। वे देखना चाहते थे कि क्या वे एक आखिरी वार करके शेल्टर को तबाह कर सकते हैं। शैतान रक्त राजा लगभग सब कुछ खो चुका था, इसलिए हान सेन यह मानने को तैयार था कि सुनहरे बक्सों के लिए वह जितने भी महाप्राण जीव साथ लाया था वे सब मारे जा चुके हैं। अब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 7 ही बचे थे, और अगर बचे भी तो हान सेन को यकीन था कि वह उन्हें हरा सकता है। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था क्योंकि अब उनके पास सिल्वर ब्लड मैकाक था। सिल्वर ब्लड मैकाक, आकार बदलने वाला जानवर आत्मा। हान सेन को आखिरकार एक नया आकार बदलने वाला जानवर जैसा आत्मा मिल गया था। इन बफ्स के साथ हान सेन निश्चित रूप से सुपर जीवों और शायद उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली चीजों का सामना कर सकता था। यद्यपि वह मोमेंट क्वीन को अब और मदद करने की अनुमति नहीं दे सकता था, क्योंकि उसे डर था कि वह कुछ और करने की कोशिश कर सकती है या आत्मविनाश भी कर सकती है। सिल्वर ब्लड मैकाक युद्ध में उसकी अनुपस्थिति की भरपाई कर देगा।
डेथ नेल और स्पिरिट आउल भी अब तक विकसित हो चुके थे और लड़ने में सक्षम सुपर पालतू जानवर बन चुके थे। उनकी टीम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई थी। हान सेन के पास अब लिटिल एंजल, डेथ नेल, स्पिरिट आउल, लिटिल सिल्वर, लिटिल फेरी और वांग युहांग थे। ऐसी टीम के साथ हान सेन को लगा कि डेविल ब्लड शेल्टर को हराना संभव है। जब वे चले गए तो बिग ब्लैक, स्मॉल ब्लैक और लिटिल वाइट मोमेंट शेल्टर की रक्षा के लिए पीछे रह गए। बिना देर किए हान सेन वांग युहांग को सीधे डेविल ब्लड शेल्टर के मुख्य द्वार पर ले आया। इस दिन वे कुछ निवासियों को बहकाने में समय बर्बाद नहीं करने वाले थे। आत्मा उल्लू हवा में ऊंचा उड़ गया और उसने आश्रय पर हमला करने के लिए चूहों की एक सेना बुला ली। हर चूहा पवित्र रक्त की ताकत से भरा था और वे किसी कीड़े मकोड़े की तरह बेकाबू होकर टोह लेने के लिए दौड़ पड़े। और जैसा कि हान सेन ने अनुमान लगाया था, शैतान रक्त राजा के पास अब केवल 6 महाप्राण प्राणी ही बचे थे। हान सेन और वांग युहांग ने सबसे पहले इन महाप्राणों को मारने के इरादे से आश्रय में प्रवेश किया। वे अभी आत्मा और उसके आत्मा पत्थर को नहीं निकालने वाले थे। सिल्वर फॉक्स और लिटिल फेरी को छोड़ दिया गया, जबकि स्पिरिट आउल और लिटिल एंजल ने अपने लिए एक लक्ष्य चुना। हान सेन की नज़र एक भेड़िए जैसे दिखने वाले महाप्राण पर पड़ी। हान सेन की आंखें चांदी की चमक से चमक उठीं, और ऐसा होते ही हान सेन 3 मीटर ऊंचे चांदी के बंदर में बदल गया। हान सेन ने अपना फ्लेमिंग रेक स्पाइक पकड़कर उसे भेड़िए के सिर पर झुलाने में जरा भी देर नहीं की। धमाका! हान सेन के हमले के बाद वह महाप्राण जमीन पर गिर पड़ा। एक ही झटके में उसका सिर चकनाचूर हो गया था। खोपड़ी की खाल उधेड़कर आधी चकनाचूर कर दी गई थी, जिससे अंदर से खून बहता हुआ दिमाग बाहर आ गया था। हान सेन की शक्ति में हुई वृद्धि अविश्वसनीय थी और उसे मुक्त करने के रोमांच ने उसे खुशी से आसमान की ओर चीखने पर मजबूर कर दिया। उसने एक हाथ में फ्लेमिंग रेक स्पाइक और दूसरे हाथ में गिरे हुए सुपर प्राणी को उठाया। उसने सुपर प्राणी को हवा में उछाला और जब वह हवा में था तो उसने अपने रेक स्पाइक से उसे बार बार मारा। भेड़िए के पास इस क्रूरता के सामने लड़ने का कोई मौका नहीं था। फिर एक और सुपर प्राणी हान सेन से लड़ने आया। इसके जवाब में हान सेन ने अपनी उंगली से इशारा किया और डेथ नेल को बुलाया। नीली घंटी एक बड़ी घंटी में बदल गई और अपने निचले हिस्से को भूखे जबड़े की तरह फैलाकर उस आने वाले प्राणी पर टूट पड़ी। फिर वह सुपर प्राणी घंटी के नीचे ऐसे फंस गया जैसे कांच में मकड़ी फंसी हो। घंटी के अंदर से ताली बजाने वाला बेकाबू हो गया। उसके कठोर अंदरूनी हिस्से पर कीलों की घिसटने और घिसटने की आवाज़ के बीच वह महाप्राण भागने की कोशिश में पागल हो रहा था। अफसोस, वह कुछ नहीं कर पा रहा था। हान सेन पर अब शोर का कोई असर नहीं था, लेकिन भेड़िए को जरूर परेशानी हुई। भेड़िए के बेजान शरीर को उसके जख्मों से पकड़कर उसने अपनी विशाल वानर भुजाओं से भेड़िए को अलग कर दिया। सुपर प्राणी बाघ भेड़िया जानवर मारा गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इस प्राणी का मांस अखाद्य है, लेकिन आप इसका जीवन जीनोसार प्राप्त कर सकते हैं। इसके जीवन जीनोसार का उपभोग करके 0 से 10 सुपर जीनो अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त करें। शैतान रक्त राजा अचानक हान सेन की परछाई से प्रकट हुआ। उसने अपने पंजे जैसे नाखूनों से हान सेन की पीठ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन हान सेन तैयार था। उसने सोनिक थंडर पंच से पलटवार किया और जब उसका मुक्का शैतान रक्त राजा से टकराया तो चांदी की धूप सुपरनोवा बन गई। शैतान रक्त राजा के पंजों पर यह प्रहार जबरदस्त था और इसने आत्मा को पीछे की ओर घुमा दिया। हान सेन इस नतीजे पर बेहद खुश हुआ और बिना रुके वही हुनर फिर से दिखाने लगा। और फिर उसने बिना रुके बार बार यही किया। हान सेन के चांदी के सूर्यों के बार बार फटने से आश्रय एक चमकदार सफ़ेद रोशनी से भर गया। चारों ओर की परछाइयां या तो बिखर गईं या धुंधली हो गईं, जिससे शैतान रक्त राजा उनमें समाकर यात्रा करने और भागने में असमर्थ हो गया। सिल्वर ब्लड मैकाक द्वारा दी गई जीवन शक्ति के साथ सोनिक थंडर पंच अब उसकी ऊर्जा को पहले की तरह कमज़ोर नहीं कर रहा था। बिना कमज़ोर हुए वह बिना किसी देरी के किसी भी सामान्य पंच की तरह बार बार सोनिक थंडर पंच की तरह अपनी मुट्ठी घुमा सकता था। शैतान रक्त राजा पीछे हटने की कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी और चिंगारियां चमक रही थीं। धमाका! हान सेन ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा और ऐसा करते ही शैतान रक्त राजा हवा में उछल गया। फिर उसने उसके पेट पर मुक्का मारा और शैतान रक्त राजा कुछ 100 मीटर दूर उड़ गया और गेट की दीवार से टकराकर उसे चकनाचूर कर दिया। शैतान रक्त राजा से खून बहने लगा और वह स्थायी बिजली से कोयले की तरह काला हो गया। हान सेन ने उसे अभी नज़रअंदाज करते हुए अपना ध्यान कहीं और लगाया। उसने देखा कि सिल्वर फॉक्स अकेले ही लड़ रहा है और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पंगु बना दिया है। मदद के लिए दौड़कर वहां पहुंचा और उस अचेत प्राणी के सिर पर सोनिक थंडर पंच मारा। उस महाप्राणी के हर छिद्र से चांदी जैसी धूप फूट रही थी और थोड़ी देर बाद गर्मी से उसका पेट फट गया। हर तरफ बिजली और खून चमक रहा था और 1 सेकंड बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। सुपर प्राणी मांसपेशी जानवर मारा गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इस प्राणी का मांस अखाद्य है, लेकिन आप इसका जीवन जीनोसार प्राप्त कर सकते हैं।
इसके जीवन जीनो सार का उपभोग करके 0 से 10 सुपर जीनो अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त करें। हान सेन को इस समय बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसका उग्र चांदी जैसा वानर शरीर तेजी से हिल रहा था और वह बिना किसी प्रयास के शैतान रक्त राजा को हरा देने और महाप्राण प्राणियों को मार गिराने में कामयाब हो गया था। हान सेन को काफ़ी समय से ऐसी आसान लड़ाई नहीं मिली थी। दूसरी ओर वांग युहांग को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने विचारों को कैसे संभाले। उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। जब वे पहली बार इस जगह आए थे तो हान सेन को उसकी मदद की बहुत कद्र थी और उसे इसकी बहुत ज़रूरत थी, खासकर जीवों को दूर भगाने में। लेकिन अब कुछ ही समय में हान सेन उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वह उन सुपर जीवों का पीछा कर रहा था। ये तो बहुत ही घिनौना है, वांग युहांग ने मन ही मन सोचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस समय वह उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। 6 महाप्राण प्राणी जल्द ही मारे गए। उनमें से 2 दूसरी पीढ़ी के थे, लेकिन उनमें से किसी में भी पशु आत्माएं नहीं थीं। हालांकि ये वांग युहांग की उपस्थिति का परिणाम हो सकता है। शैतान रक्त राजा चीख पड़ा जब लिटिल एंजल की महान तलवार से उसे आखिरी बार सहना पड़ा। जब उसने आखिरी बार अपनी तलवार नीचे की तो शैतान रक्त राजा के कंधों से उसका सिर कट गया और वह वापस अपने आत्मिक पत्थर पर जा गिरा। जाओ और स्पिरिट हॉल की तलाश करो, हान सेन ने स्पिरिट उल्लू से कहा। स्पिरिट आउल ने एक बच्चे जैसी आवाज़ निकाली और स्पिरिट आउल के नीचे से चूहों का एक झुंड उसके पीछे पीछे हॉल की तलाश में ज्वार की तरह फैल गया। 10 मिनट के अंदर उन्होंने उसे ढूंढ लिया। यह एक छोटे से छेद से होकर एक महल के अंदर छिपा हुआ था। जब हान सेन हॉल में पहुंचा तो उसने स्पिरिट स्टोन पर कुछ अजीब सा देखा। वह तुरंत उसे उठाने के लिए झुका। आत्मा का पत्थर काला और लाल चमक उठा और फिर हान सेन के हाथ में धूल में बदल गया। मैं असफल रहा। हान सेन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी आत्मा को पकड़ने में असफल रहा था। फिर भी अब उसके पास डेविल ब्लड शेल्टर था। यह एक अच्छा इनाम था और दूसरी पीढ़ी के 2 लाइफ जीनो एसेंस भी मिले थे, तो उसे संतुष्टि महसूस हुई। दोनों एसेंस ने उसे 14 सुपर जीनो पॉइंट दिए, जिससे उसके कुल अंक 92 हो गए। वह इसे अधिकतम करने से बस एक कदम दूर था। हान सेन ने सिल्वर फॉक्स को वज्र तत्व वाला लाइफ जेनो एसेंस दिया और वह खुश हो गई। हालांकि परी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उसे जल तत्व वाला लाइफ जेनो एसेंस नहीं मिला और वह अपनी निराशा में थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई। डेविल ब्लड शेल्टर पर कब्जा करने के बाद हान सेन को लगने लगा था कि वह जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके पास 2 राजा श्रेणी के शेल्टर थे, फिर भी उन पर कब्जा करने वाला कोई नहीं था। शेल्टर के आसपास की जमीन पर खूंखार राक्षसों का राज था, यानी वहां इंसानों का बसना नामुमकिन था। इससे हान सेन नाराज हो गया। इन दोनों आश्रयों के मालिक होने के बावजूद उन्हें एहसास हुआ कि वे इनमें से किसी से भी एक पैसा कमाने में असमर्थ हैं। यद्यपि हान सेन को धन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसे संभावित समृद्ध आश्रयों से कुछ भी न कमाना कष्टकारी था। हान सेन ने वांग युहांग को अपनी भावनाओं के बारे में बताया। हान सेन की व्यथा सुनकर उसकी प्रतिक्रिया थी, तुम इसे अपने मन में क्यों बिठा रहे हो? एंजल जीन फ्लूइड के आगमन के साथ मानवता की बढ़ती ताकत और तेज हो रही है। अगर तुम इन आश्रयों को सुरक्षित कर सको और दूसरे साहसी अग्रणी लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सको तो यह एक मूल्यवान जगह होगी, खासकर तब जब यहाँ इतने भयानक राक्षस घूमते हैं। मुझे यकीन है कि इस जगह की बहुत कद्र होगी। अगर तुम इसे बेचना नहीं चाहते तो भी तुम इसे किराए पर दे सकते हो। लगता है तुम सही हो। आखिरकार इस जगह की रखवाली के लिए मुझे सिर्फ बिग ब्लैक और स्मॉल ब्लैक की ही ज़रूरत होगी। आसपास कोई और किंग क्लास शेल्टर नहीं है, इसलिए ये काफ़ी होंगे। हान सेन ने फिर सोचा कि वह किस तरह सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। वांग युहांग ने हान सेन को कुछ और विचार दिए, जिन्हें हान सेन ने अनुकूल रूप से स्वीकार किया। एलायंस में वापस जाने के बाद हान सेन को एक व्यक्ति मिला जिसने उसके लिए एक विज्ञापन तैयार किया ताकि वह डेविल ब्लड शेल्टर को किराए पर दे सके। विज्ञापन ने पूरे गठबंधन को चौंका दिया। ये बात कि हान सेन ने एक सुपर स्पिरिट शेल्टर को ध्वस्त कर दिया था, लगभग अविश्वसनीय थी। किंग क्लास शेल्टर को गिराना किसी सुपर प्राणी को मारने से बिल्कुल अलग बात थी। जहां एंजल जीन एक सुपर प्राणी को मार गिराने की खुशी मना रहा था, वहीं हान सेन पूरे किंग क्लास शेल्टर को अपने कब्जे में लेने के बाद बेपरवाही से काम चला रहा था। विज्ञापन पोस्ट होने के बाद कई लोगों ने इसके बारे में पूछताछ की। कई लोगों ने खासकर इसकी कीमत के बारे में पूछा। इसका स्थान जानने के बाद कई बड़े संगठन इस क्षेत्र का पता लगाने और इसकी जांच करने के लिए उत्सुक थे। नतीजों ने और भी चौंका दिया। अगर आश्रय वाकई सुरक्षित था तो ये संसाधनों से भरपूर एक समृद्ध स्थान होगा, और वहाँ प्रचुर मात्रा में सुपर जीव भी होंगे। एकमात्र समस्या सुरक्षा की होती, लेकिन हान सेन ने वचन दिया कि वहाँ 2 महाप्राण प्राणी रहेंगे जो उस स्थान की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। आश्रय को व्यवहार्य मानते हुए कई अलग अलग गुटों ने हान सेन को वह राशि दी जो वे देने को तैयार थे।
एंजल जीन सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला था, लेकिन हान सेन ने इसे डोंगलिन को किराए पर देने का फैसला किया। लिखित और बाद में हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार वे हान सेन को हर साल पालतू जानवरों की गोलियों की एक बड़ी रकम देंगे। पहले लेन देन के बाद हान सेन बड़ी मात्रा में पालतू जानवरों की गोलियां लेकर मोमेंट शेल्टर लौट आया। फिर उसने बिग ब्लैक और स्मॉल ब्लैक को डेविल ब्लड शेल्टर जाकर उसकी रखवाली करने का आदेश दिया। उसे कई पालतू गोलियां मिली थीं और कंजूस न होते हुए हान सेन ने खुशी खुशी उन्हें सिल्वर फॉक्स और उसकी पशु आत्माओं को दे दिया। यहाँ तक कि म्याऊ और गोल्डन ग्रोलर भी उन्हें खा सकते थे। पालतू गोलियां सुपर जीवों के लिए बहुत फायदेमंद थीं। सिल्वर फॉक्स, परी, बिग ब्लैक, स्मॉल ब्लैक और लिटिल वाइट को ये बहुत पसंद थीं। कुछ ही समय में गोलियां तेजी से खत्म हो गईं। हालांकि हान सेन इन बदलावों को साफ साफ देख सकता था, इसलिए उसे अपनी जेब ढीली करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हान सेन ने गणना की कि डोंगलिन द्वारा प्रति वर्ष दी जाने वाली पालतू गोलियों की कीमत भुगतान के बीच की अवधि के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से खिलाने के लिए पर्याप्त थी। जब हान सेन तीसरे देवता के अभयारण्य में जाएगा तो उसे अपने साथियों को पीछे छोड़ना होगा। हान सेन उन्हें खाना खिलाना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था, इस उम्मीद में कि वे उसके साथ स्वर्गारोहण कर सकें, जैसे पवित्र गैंडे या खाली चुड़ैल ने किया था। अगर वह उनका स्वर्गारोहण सुनिश्चित कर सके तो शायद वे फिर से एक दूसरे से मिल सकें। हान सेन जल्द ही आगे बढ़ने वाला था, इसलिए ऐसा होने से पहले हान सेन ने अपनी मां से मिलने का फैसला किया। जब उसने अपनी मां से पूछा कि वह तीसरे देवता के मंदिर क्यों नहीं गई, तो उन्होंने कहा कि यह जोखिम उठाने लायक नहीं था। लेकिन अगर वह जाना चाहती तो बहुत पहले ही वहां पहुंच चुकी होती। उसे डर था कि उसकी किस्मत खराब होगी और वह मर जाएगी और ऊपर चढ़ने पर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। उसने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो हान सेन और हान यान की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचेगा। हान सेन एक स्वतंत्र व्यक्ति था, हाँ, लेकिन हान यान की देखभाल जरूरी थी। यही वजह थी कि फिलहाल तीसरे देवता के मंदिर में नहीं जाना पड़ा। जब हान सेन अपनी मां से मिलने गया तो वह उसे सुपर बीस्ट सोल और लाइफ जीनो एसेंस देने की योजना बना रहा था। वह या तो खुद इनका इस्तेमाल कर सकती थी या दूसरे भगवान के अभयारण्य में पहुंचने पर हान यान को दे सकती थी। वैसे भी उसने इन्हें बेचने की योजना नहीं बनाई थी। ब्लू क्रिस्टल शेल्टर की ओर जाते हुए उसने रास्ते में अपने सुपर जीनो पॉइंट्स को अधिकतम करने की भी योजना बनाई। थोड़ी किस्मत के साथ वह सिल्वर फॉक्स को थंडर एलिमेंट लाइफ जीनो एसेंस भी ढूंढ कर दे सकता था। अच्छा होता अगर वह परी की भी मदद कर पाता, लेकिन उसने शर्त लगाई कि क्रिस्टल पैलेस के साथ वह किसी और समय समुद्र की खाक छान मारकर जल तत्व लाइफ जीनो एसेंस को और भी आसानी से ढूंढ सकता है। हालांकि हान सेन को अभी भी 2 लाख मील जाना था, लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए ये रास्ता खतरनाक नहीं था। इसलिए हान सेन ने इसे एक सड़क यात्रा से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। उसके साथ जाने के लिए उसने ज़ीरो और उसकी सभी खूबसूरत आत्माओं को अपने साथ ब्लू क्रिस्टल शेल्टर ले जाने का फैसला किया। पूरे 1 महीने चलने के बाद भी उन्हें एक भी खतरनाक पल का सामना नहीं करना पड़ा। अपने खूबसूरत साथियों और मनमोहक नज़ारों के साथ यह एक मज़ेदार समय था। वह सिल्वर फॉक्स के लिए एक वज्र तत्व वाला लाइफ जीनो एसेंस भी लाने में कामयाब रहा। लेकिन हान सेन अभी भी अपने लिए दूसरी पीढ़ी का सुपर प्राणी नहीं ढूंढ पाया था, जो कि काफ़ी निराशाजनक था। रास्ते में उन्होंने एक मानव आश्रय स्थल का दौरा किया और कुछ समय के लिए एलायंस में वापस आ गए। वहां उन्होंने एक चौंकाने वाली खबर सुनी। शूरा ने एक नए राजा का चुनाव कर लिया था, या यूं कहें कि इस बार एक रानी। उसका नाम यू शूरा क्वीन था, यू परिवार की यू की एलान की तरह। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यू शूरा रानी सिंहासन पर दावा करने में सक्षम थीं। यह मानवता के लिए बुरी खबर है, ये निश्चित है, जी आनरान ने कहा। क्यों? हान सेन ने पूछा। जी आनरान ने बताया, यू परिवार तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। वे अन्य जातियों के मामले में भी काफ़ी खुले विचारों वाले हैं। वे लगातार इस बात पर शोध करते रहते हैं कि अभयारण्यों में जीवित रहने का कोई रास्ता कैसे खोजा जाए ताकि वे जीनो पॉइंट कमा सकें और अपनी पशु आत्माएं प्राप्त कर सकें। उन्होंने एक बार मानव जीन के इस्तेमाल का सुझाव दिया था, लेकिन पिछले शासक इसके लिए बहुत संकीर्ण सोच वाले थे। तर्क दिया गया था कि मानव जीन के इस्तेमाल से उनका अपना ही खून खराब हो जाएगा। पहले कोई भी शूरा, चाहे शाही हो या कोई और, मानव जीन स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जब वह गद्दी पर बैठ गई है तो शायद जल्द ही यह स्थिति बदल जाए। क्या शूरा सचमुच ऐसा कर सकता है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। ये बताना मुश्किल है। एंजल जीन फ्लूइड पहले ही साबित कर चुका है कि उनके कुछ हिस्सों को खुद से मिलाना संभव है। कौन कह सकता है कि ये दूसरी तरफ काम नहीं करेगा? जी आनरान ने कहा। ठीक है, तुम सही कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। हान सेन उसके विचारों से सहमत हुआ। हालांकि ये हान सेन के नियंत्रण से बाहर था। अगर नया शूरा नेता इस रास्ते पर चलने का फैसला करता तो इसका मानवता पर बहुत बुरा असर पड़ता। लेकिन अभी ये तय करना मुश्किल था कि आगे क्या होगा।
फिलहाल मानवता के पास एक फायदा था। समूह कुछ और दिनों तक अभयारण्य में घूमता रहा और उन जमीनों को पीछे छोड़ आया जहां अक्सर इंसान आते जाते रहते हैं। कुछ ही देर में हानसेन और जीरो खुद को एक फलों से भरे जंगल की छत पर खड़े पा गए। वहां पेड़ लगभग 30 से 40 मीटर ऊंचे थे और उनके तने बहुत बड़े थे। पेड़ों की शाखाओं के बीच मुट्ठी भर आकार के काले फल बिखरे पड़े थे। हानसेन ने एक फल उठाया और उसे काटा। उसे काटना काफी मुश्किल था और जब फल खुला तो उसमें से एक बदबूदार और बकाए लाने वाली गंध आ रही थी। कुछ 100 मील और चलने के बाद वे खुद को अभी भी उस जंगल में पाकर हैरान रह गए, जिसके बारे में उन्हें लगा था कि वे जल्द ही वहां से गुजर जाएंगे। उनके दिमाग में यह समझने की कोशिश हो रही थी कि वह जंगल कितना बड़ा और फैला हुआ होगा। सिल्वर फॉक्स के वहां होने से किसी भी जीव ने उनकी यात्रा में खलल नहीं डाला और न ही उन्हें परेशान किया। लेकिन जल्द ही हानसेन ने देखा कि जीरो थका हुआ सा दिखने लगा है। इस पर उसने सोचा कि अब आराम करने का समय हो गया है और एक शिविर स्थापित कर लिया। हानसेन और जीरो अपने तंबुओं के ठीक बाहर खुली आग पर बारबेक्यू कर रहे थे। चांद निकलने के बाद उन्होंने कुछ अजीब सा होता हुआ देखा। दिन में जो काले फल उन्होंने देखे थे वे अब गुलाबी चमक रहे थे। वे भी अपने आप खिल गए और किसी तरह के चमकीले गुलाबी पंखुड़ियों वाले फूलों में बदल गए। और बदबूदार रस और दुर्गंध भी गायब हो गई थी। दरअसल उनसे एक सुखद सुगंध आ रही थी जो मन को आनंदित कर रही थी। वाह, ये बहुत सुंदर हैं। जीरो बहुत आश्चर्यचकित दिखी जब उसने ऊपर गुलाबी फूलों के अंतहीन समुद्र को देखा। ये बहुत सुंदर है। हानसेन भी काफी हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि काले फल के अंदर इतने प्यारे फूल छिपे होंगे। उस समय मोमेंट क्वीन को हानसेन के कंधों को पीछे से मालिश करने का काम सौंपा गया था। वह भौहें चढ़ाए और फूलों को देखते हुए किसी सोच में डूबी हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद जुगनू दिखाई दिए। वे आम किस्म के नहीं थे बल्कि मधुमक्खियों की तरह फूलों के चारों ओर घूमकर रस इकट्ठा कर रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उनमें सिल्वर फॉक्स के प्रति कोई डर नहीं था। हानसेन को यह देखकर तसल्ली हुई कि वे कितने विनम्र और निडर थे। वे बस फूलों से जो कुछ भी इकट्ठा कर सकते थे इकट्ठा कर लेते थे, अपनी मर्जी से आते जाते रहते थे। जीरो ने हाथ बढ़ाया और एक जुगनू उस पर आकर बैठ गया। जुगनू कुछ देर तक उसकी त्वचा पर इधर उधर घूमता रहा और फिर उड़ गया। हानसेन ने अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके उन छोटे जीवों को करीब से देखा और पाया कि वे तो बस साधारण जुगनू थे। हालांकि उनका आकार थोड़ा अलग था और उनमें लेडीबर्ड जैसी कुछ समानता थी। उनके पूरे शरीर भी चमक रहे थे, असली जुगनुओं से बिल्कुल अलग। उनमें जीवन शक्ति थी जिससे पता चलता था कि वे वास्तविक प्राणी थे, न कि जमीन के नीचे रहने वाले किसी भूखे राक्षसी प्राणी का आह्वान। हालांकि उनकी जीवन शक्तियां ज्यादा मजबूत नहीं थीं। वे ज्यादातर साधारण थे और उनमें कुछ ही असामान्यताएं थीं। यहाँ वहाँ कुछ म्यूटेंट ही थे, यही अंतर हानसेन बता पाया। वे आक्रामक भी नहीं लग रहे थे। अगर वे हानसेन के शरीर के पास से भी गुजरते तो भी किसी ने हमला करने के बारे में नहीं सोचा। जब जुगनू अमृत से तृप्त हो गए तो वे रात के आकाश में उड़ गए। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि आकाश उत्तरी ज्योतियों की तरह जल रहा था। चमकते फूल खूबसूरत तो थे, हाँ, लेकिन वे जल्द ही इस तमाशे से ऊब गए। जब वे ऊ और आह कर चुके तो हानसेन जीरो को वापस कैंप में ले गया ताकि वे आराम कर सकें। अगली सुबह जब वे उठे तो सारे जुगनू गायब हो चुके थे और फूल फिर से काले छोटे तोप के गोले बन गए थे। मुझे आश्चर्य है कि वे पौधे क्या थे। वे बहुत अजीब थे, है ना? हानसेन ने अचानक जोर से कहा और जीरो को वापस उस सड़क पर ले गया जिस पर उन्हें जाना था। जंगल बहुत बड़ा था और एक और दिन चलने के बाद भी वे उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। जब रात हुई तो फल फिर से फूल बन गए। जुगनू पिछली रात की तरह ही अमृत लेने वापस आ गए। अजीब बात है, ये जुगनू कहाँ से आते हैं? इतने सारे हैं, जरूर यहीं कहीं आसपास घोंसला होगा। हालांकि हम हजारों मील चले होंगे। हम इतने समय से चल रहे हैं और किसी संभावित घोंसले का न तो कोई निशान दिखा, न ही कोई बाल, तो फिर दिन में ये कहाँ होते हैं? हानसेन ने जोर से सोचा। शायद वे फूलों के भीतर ही रहते हैं, जीरो ने सुझाव दिया। ये कैसे संभव होगा? हानसेन ने सिर हिलाकर उसके विचार को खारिज कर दिया। उसे लगा कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा कल्पनाशील है, क्योंकि जुगनू फूलों में कैसे छिप सकते हैं। इसकी पुष्टि के लिए उसने एक और फल काटा, जिससे उस बदबूदार तरल पदार्थ की एक और धार निकली जिसकी गंध उसने जंगल में पहुंचते ही पहली बार महसूस की थी। हमें इस रात चलना जारी रखना चाहिए। अगर हम सुबह तक चलते रहे तो शायद हम देख पाएं कि ये जुगनू कहाँ आराम करने जाते हैं, हानसेन ने कहा। जीरो को इस विचार में काफी रुचि दिखाई दी और उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। वे दोनों चलते रहे, हर तरफ चमकते फूलों और व्यस्त जुगनुओं को देखते रहे। कुछ ही देर में उन्हें इतना देख लिया था कि उस नज़ारे की चमक फीकी पड़ गई थी और वे उससे ऊब गए थे।
हालांकि जब भोर हुई तो हान सेन और जीरो ने जुगनुओं को ध्यान से देखना सुनिश्चित किया और ये देखना चाहा कि वे कहाँ जा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि जब सूरज उगा तो जुगनू फूलों पर उड़ गए। फूलों की पंखुड़ियां मुड़ गईं और वे मुट्ठी भर फल के आकार में आ गए जिनके बीच में जुगनू थे। वे सचमुच वहां छिपे हुए हैं, जैसा मैंने सोचा था, हान सेन ने अपने आश्चर्य को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। हान सेन ने कुछ फल काटे और उस घटिया तरल पदार्थ को सूंघा। उस घिनौने फल को अच्छी तरह से चीरने के बावजूद वह उसके अंदर जुगनू को ढूंढने में नाकाम रहा। यह अजीब था क्योंकि हान सेन ने अपनी 2 आंखों से एक को अंदर जाते हुए देखा था। अजीब बात है, क्या वह बदबूदार तरल जुगनू ही हो सकता है? अगर है तो वे फूलों के अंदर उगते हैं, लेकिन फिर वे जो रस इकट्ठा करते हैं उसका क्या करते हैं? हान सेन उलझन में सोचने लगा। बेशक उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। खुलासे के बाद भी उसने जीरो के साथ अपनी यात्रा जारी रखी और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उस दोपहर के बीच में उसने उनके सामने एक बहुत बड़ा फलदार पेड़ खड़ा देखा। वह एक पहाड़ी जैसा था। उस पेड़ पर काले फल उग रहे थे जैसे दूसरे पेड़ों पर उगते थे, लेकिन इस पेड़ पर लगे फल कहीं ज्यादा बड़े थे। हर एक लगभग 1 मीटर चौड़ा था। ओह, ये फिर कोई अजीब फल उत्सव तो नहीं है ना? मैं बार बार इन खास फल प्रतियोगिताओं का सामना कैसे कर सकता हूँ? हान सेन ने पेड़ के पास पहुंचते हुए मन ही मन सोचा। रुको। जब हान सेन पेड़ के पास पहुंचा तो एक आवाज ने उसे रुकने के लिए कहा। हान सेन ने मुड़कर देखा तो पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक महिला उनकी ओर हाथ हिला रही थी। हान सेन हैरान रह गया, उसे इस इलाके में और कोई इंसान नजर आने की उम्मीद नहीं थी। उसने गोल्डन ग्रोलर को उस औरत की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया। मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है? हान सेन ने उस महिला की ओर बढ़ते हुए कहा। वह एक आम खूबसूरत महिला लग रही थी, ज्यादा से ज्यादा 40 साल की। बेशक इस जमाने में इंसानों की उम्र को देखते हुए वह उम्र कम ही थी। शारीरिक रूप से वह 20 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। वहां मत जाओ, अगर तुम गए तो मर जाओगे। महिला परेशान और भयभीत लग रही थी। मर गई? हान सेन ने आश्चर्य से महिला की ओर देखा। मेरे पीछे आओ। महिला ने हान सेन और जीरो को अपने साथ चलने का इशारा किया, फिर वह मुड़ी और जंगल में और अंदर चली गई। हान सेन और जीरो ने एक दूसरे को देखा, फिर उसके साथ चलने का फैसला किया। वे ज्यादा देर तक नहीं चले थे कि वे एक खुले मैदान में पहुंच गए जहां कुछ तंबू और रहने की दूसरी सुविधाएं थीं। वहां कुछ और लोग भी थे जो दोपहर की सुहावनी धूप में धूप सेंक रहे थे। हान सेन और जीरो के आने से उनका ध्यान आकर्षित हुआ। जो लोग लेटे हुए थे वे खड़े हो गए और बाकी लोग अपने तंबुओं से बाहर आ गए। वहां 1 दर्जन लोग थे और उनके परिधान तथा उनके तंबुओं की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे काफी समय से वहां मौजूद थे। ये तो खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें ढूंढ पाए। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाती तो तुम अभी मर चुकी होती और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। कैंप में वापस आकर वह महिला थोड़ी शांत लग रही थी। ये जगह सुरक्षित है, इसलिए तंबू गाड़कर थोड़ी देर आराम कर लो। हान सेन ने महिला की ओर देखा और कहा, क्यों? क्या हो रहा है? तुम लोग जानते हो न, यह अंधेरा बुथा जंगल है ना? उसने चौंक कर पूछा। कैंप में मौजूद बाकी लोग हान सेन और उसके साथियों को उत्सुकता से देख रहे थे। हान सेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने बहुत लंबी यात्रा की है। मुझे इस जंगल के बारे में किसी भी प्रकार की बदनामी का संदेह नहीं था। अरे बेचारे और बदकिस्मत लोगों, इस जंगल में अनजाने में भटकने वाले ज्यादातर लोग कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। औरत ने करुण स्वर में आह भरी। कभी कोई रास्ता नहीं मिलता। हान सेन उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई जंगल उसे फंसाकर उसे जाने से रोक सकता है। अगर वह बाहर नहीं निकल सकता था तो कम से कम उड़ तो सकता था। ये जगह चाहे कितनी भी डरावनी क्यों न हो, जंगल में पंख वाले किसी जीव को फंसाना नामुमकिन था। तुम्हें सच में अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस मुसीबत में फंस गए हो, है ना? तुम दोनों जवान दिखते हो और तुम दोनों का इस जगह आना और खुद को इस अंजाम को झेलना बहुत ही शर्मनाक बात है, मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत ही शर्मनाक। कैंप में एक और व्यक्ति काफी मुखर हो गया था। क्या कोई बकवास बंद करके मुझे सीधे सीधे बता सकता है, यहाँ क्या हो रहा है? हान सेन ने गोल्डन ग्रोलर के थैलों से कुछ शराब और खाना निकालकर लोगों को बांटा। जब लोगों ने शराब और खाना देखा तो वे हैरान रह गए। वे दौड़कर उन चीजों की तरफ दौड़े और उन्हें इतनी जल्दी जल्दी खा गए मानो 1000 सालों से कुछ खाया ही न हो। भाई, क्या आपके पास सिगरेट है? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हान सेन से पूछा। हाँ, सच कहूं तो मुझे पता है। हान सेन ने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ उछाल दिया, जो बिल्कुल सदमे में लग रहा था। तुम्हें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए, तुम यहाँ लंबे समय तक रहोगे। जब उस औरत ने देखा कि हान सेन कितना उदार है तो वह खुद को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिए बिना नहीं रह सकी।
हान सेन समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह भी जंगल में फंस जाएगा जैसे वे फंस गए थे। उसने मुस्कुराते हुए वहां मौजूद लोगों से उस जगह के बारे में सब कुछ बताने को कहा। वहां के लोग हाने रहित थे और हान सेन से सामान प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस स्थान के बारे में जितनी कहानियां और किस्से सुनाए उन्होंने उत्साहपूर्वक सुनाया। हान सेन की तरह वे भी गलती से उस अंधेरे भूता जंगल में पहुंच गए थे। वे एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके आए थे। जो भी उन्हें जंगल तक ले गया वह उनका आखिरी कदम था और तब से वे सब वहीं फंसे हुए थे। जिस महिला ने उन्हें बड़े पेड़ के पास बुलाया था वह इस बढ़ते हुए समुदाय में सबसे नई सदस्य थी। उसका नाम लियू फॉन्ग था और वह हान सेन के आने से 2 साल पहले जंगल में खो गई थी। लियू फॉन्ग एक वनस्पतिशास्त्री थीं। गठबंधन में उनका काम जंगल से जुड़ा था और उन्हें वहां उगने वाले काले प्रेतवाधित पेड़ों में गहरी दिलचस्पी थी। वह उनके बारे में और जानने की चाहत में वहां गई थी, लेकिन नमूना इकट्ठा करने के लिए जंगल में सिर्फ 10 मीटर चलना ही उसे वहां से जाने से रोक पाया। वह भाग नहीं सकी और अचानक जंगल हर दिशा में मीलों तक फैल गया। कुछ देर चलने के बाद वह भी इस कैंप के पास पहुंच गई। बाकी लोगों का भी यही हश्र हुआ। कुछ गलती से जंगल में घुस आए तो कुछ रोमांच की तलाश में। जो लोग किसी तरह मर नहीं गए वे भी इस कैंप में पहुंच गए। इस जगह में इतना खतरनाक क्या है? ये जुगनू तो हानि रहित हैं, है ना? हान सेन को पूछने पर मजबूर होना पड़ा। लियू फॉन्ग ने एक और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, डार्क हॉन्टेड फॉरेस्ट अपने आप में आक्रामक नहीं है। असली खतरा डार्क हॉन्टेड पेड़ों से है। क्या आप कह रहे हैं कि ये पेड़ खतरा हैं? हान सेन ने आसपास के पेड़ों पर नजर डाली और उसे कुछ खास खतरनाक नहीं लगा। हम सोच रहे थे कि क्या पेड़ भी कोई जीव हैं और कीड़े तो बस उनके शरीर का ही एक विस्तार हैं। लियू फॉन्ग ये कहकर रुका और फिर बोला, शायद तुमने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अगर तुम कुछ देर पेड़ों के पास रहोगे तो तुम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। 3 महीने में तुम बुढ़ापे से मर सकते हो। सचमुच? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। तुम भाग्यशाली हो कि लिटिल फैंग तुम्हें यहाँ ले आया। अगर तुम उस बड़े पेड़ के 1 किलोमीटर के दायरे में भी चले गए तो 3 घंटे से भी कम समय में तुम्हारी मौत हो सकती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, वांग जियांगंग नाम के उस आदमी ने कहा। शुक्रिया, अगर ऐसा है। हान सेन ने उसके लिए जो किया उसकी सराहना की। अब दूसरे भगवान के अभयारण्य में शारीरिक खतरों का सामना करते हुए वह अजेय हो सकता था, लेकिन ऐसे खौफनाक कामों से बचने की कोई गारंटी नहीं थी। यदि उसे खतरे के बारे में सूचित नहीं किया गया होता तो वह पेड़ के जाल में अंधाधुंध चलता रहता। आपका स्वागत है। लियू फॉन्ग ने एक और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। मैं यहाँ 2 दोस्तों के साथ आई थी। वे 1 घंटे तक डार्क हॉन्टेड ट्री किंग के पास रहे और उसके बाद वे लगभग 200 साल के लग रहे थे। फिर बुढ़ापे में उनकी मृत्यु हो गई। बस याद रखना, ट्री किंग के करीब मत जाना, इसका असर तुम्हारे शरीर पर बहुत जल्दी पड़ेगा। अगर ज़रूरी न हो तो इस कैंप की बाहरी सीमा से आगे भी न जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत शर्मनाक होगा। ये साधारण पेड़ भी आपको प्रभावित कर सकते हैं, बस आपके लिए ये बताना मुश्किल है, वांग जियांगांग ने कहा। क्या मैं उड़कर दूर नहीं जा सकता? हान सेन ने पूछा। तुम नहीं जा सकते। ये जंगल अंतहीन है और चाहे तुम पैदल भागने की कोशिश करो या पंखों से, तुम नहीं निकल सकते। ये बहुत शर्म की बात है, वांग जियांगंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मैं खुद इस जगह पर जानवर की आत्मा के पंखों के साथ आया था। अगर ये पंख मुझे सुरक्षित जगह पहुंचा सकते तो मैं अभी तक यहाँ नहीं होता। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या तुमने अंधेरे प्रेतवाधित पेड़ों को काटने की कोशिश की है? लियू फॉन्ग ने जवाब दिया, तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर तुम उन्हें काटते हो तो वे किसी तरह की गैस छोड़ते हैं। इससे तुम और भी जल्दी बूढ़े हो जाते हो। इस घास के मैदान में बसा शिविर ही एकमात्र ऐसी जगह है जो उन मनहूस पेड़ों से मुक्त है। और अगर तुम पेड़ को खोदकर उसकी जड़ें भी नष्ट कर दो तो भी वह कुछ ही दिनों में जादुई रूप से अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? हान सेन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। लोग वहां बहुत लंबे समय से, कुछ तो दशकों से फंसे हुए थे। अगर उन्हें सचमुच कोई सुराग नहीं था तो हान सेन को शक था कि शायद वह भी जल्द ही कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। वांग जियांगांग ने कहा, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, वास्तव में हमारा मानना है कि ऐसा हो सकता है। हमें बस इस बात का यकीन नहीं है कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं। ये बहुत शर्म की बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? हान सेन ने पूछा। वांग जियांगांग ने वृक्ष राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, रात में वे काले प्रेतवाधित कीड़े वृक्ष राजा को अमृत प्रदान करते हैं। वे उसके भीतर रहने वाले राक्षसों को भोजन देते हैं। अंदर के राक्षसों का कीड़ों और पेड़ों पर एक तरह का नियंत्रण है। हमारा मानना है कि अगर हम उस लकड़ी के राक्षस के अंदर छिपे किसी भी जीव को मार दें तो हम वहां से निकलने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन वे राक्षस इतने शक्तिशाली हैं और उनके पास जाने से उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में तेजी से मारे जाने के जोखिम को देखते हुए हमें विश्वास नहीं है कि ऐसा संभव है।
हम में से किसी के पास भी ऐसा करने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है और यह बहुत ही शर्मनाक है। ये राक्षस वास्तव में क्या है? हान सेन ने उत्सुकता से पूछा। डार्क हॉन्टेड ट्री किंग दूसरे पेड़ों से अलग है। उन फलों से कीड़े नहीं निकलते, वे चमगादड़ जैसे जीव छोड़ते हैं। कभी कभी वे कीड़ों द्वारा लाए गए रस को इतनी तेजी से खा जाते हैं जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। चलते फिरते इन जीवों को पकड़ना आपके लिए मुश्किल होगा, लियू फोंग ने कहा। हान सेन ने उनसे कुछ देर बात की और फिर कुछ देर रुकने और ये देखने का फैसला किया कि क्या वह रात होने के बाद ये देख सकता है कि उसे किस चीज़ से निपटना है। उस रात हान सेन ने ज़ीरो को पीछे छोड़कर अकेले जाने की योजना बनाई, लेकिन ज़ीरो को यह मंजूर नहीं था और वह उसके पीछे चलने पर अड़ी रही। हान सेन के पास उसकी संगति स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और चूंकि वह दूर से ही देख रहा था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि उसकी उपस्थिति बहुत अधिक परेशानी का कारण बनेगी। चमकीले फूल खिल गए और छतरी के नीचे का स्थान डार्क हॉन्टेड बग से भर गया। रात में भी उनकी रोशनी से जंगल जगमगा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन और ज़ीरो उस जगह की ओर बढ़ गए जहां ट्री किंग रहता था। शिविर में मौजूद लोगों ने बहुत से हताश लोगों को भागने की कोशिश में खुद को फंसाते देखा था, इसलिए उन्होंने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि लियू फोंग ने उन्हें याद दिलाया कि वृक्ष राजा के प्रभाव का दायरा 1 किलोमीटर था। हान सेन ने सिर हिलाया और उस जगह की ओर चल पड़ा जहां डार्क हॉन्टेड ट्री किंग था। कीड़ों का पीछा करते हुए उन्हें पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंधेरे से भरा प्रेतवाधित वृक्ष राजा एक पहाड़ी जैसा था जो चमकीले फूलों से लदा हुआ था। हर खुले फल के बीच में एक काला चमगादड़ लटका हुआ था। कीड़ों की अंतहीन धाराएं इधर उधर आती और अपना सारा रस खुले चमकते फूलों में गिराती। जब वे भर जाते तो रस बहकर काले चमगादड़ों के मुंह में टपकता और उन्हें खिलाता। लियू फांग की बात सुनने के बाद उसने अपनी जीवन शक्ति पर भी ध्यान दिया। जो कुछ भी उसे बताया गया था, उसके बावजूद उसे अपनी जीवन शक्ति पर कोई बुरा असर पड़ता नहीं दिखा। लियू फोंग ने बताया कि साधारण पेड़ भी इंसान को बूढ़ा बना सकते हैं और उसकी जीवन शक्ति को सोख सकते हैं, और चाहे ये कितना भी कम क्यों न हो, हान सेन को इसे भांप लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी हान सेन को कुछ महसूस नहीं हुआ और इससे उसकी भौहें तन गईं। उसने अपने और पेड़ के बीच की दूरी पर नज़र डाली और पाया कि वह पेड़ राजा से ठीक 1 किलोमीटर दूर खड़ा था। हान सेन ने ज़ीरो को वहीं इंतज़ार करने को कहा जबकि वह उसके पास पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी ज़ीरो पीछे रहने को तैयार नहीं थी। जब हान सेन ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वह भी आगे बढ़ी। हान सेन के पास उसके साथ चलने की जिद स्वीकार करने और उसे आने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह इन दिनों काफ़ी खुश थी, लेकिन अब भी पहले जैसी जिद्दी थी। ज़ीरो के आसपास होने के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह ज़्यादा पास जाए। सावधानी से पास पहुंचते हुए उसने पेड़ से अपनी दूरी का अंदाज़ा लगाया। अचानक हान सेन को लगा कि उसके शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगी है। उसने उसे जल्दी से अपने साथ लगभग 10 मीटर पीछे खींच लिया और जीवन शक्ति का रिसाव जो उसे महसूस हो रहा था वह बंद हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है। हान सेन हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जीवन शक्ति इस तरह अनियंत्रित रूप से बाहर निकल सकती है। हान सेन विचारों में डूबा हुआ था, लेकिन ज़ीरो रुकी नहीं। वह हान सेन की चिंता को अनसुना करते हुए वृक्षराज के पास जाती रही। ज़ीरो ने उसे आवाज़ दी, ज़ीरो तुम क्या कर रही हो? यहाँ वापस आओ। ज़ीरो ने उसकी बात नहीं सुनी और न ही पलटी, बल्कि खतरे के क्षेत्र में अपनी चहलकदमी जारी रखी। हान सेन उसे वापस पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ज़ीरो के काले बाल बैंगनी हो गए और उसके माथे पर 2 बैंगनी सींग उभर आए। वह शूरा बन रही थी। हान सेन ने ज़ीरो की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ीरो वृक्ष राजा की ओर चलने के लिए इतनी दृढ़ क्यों थी और वह शूरा में क्यों बदल रही थी। ज़ीरो तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ, हान सेन फिर चिल्लाया। ज़ीरो ने एक बार फिर हान सेन की बात अनसुनी कर दी और वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ती रही। उसके बैंगनी बाल ज़मीन पर घिसट रहे थे और उसके बैंगनी सींग चमक रहे थे। हान सेन ने ज़ीरो को देखने के लिए अपना शैतानी आंखों वाला मुखौटा लगाया और उसने देखा कि उसकी जीवन शक्ति आग के तूफान की तरह धधक रही थी। किसी कारण से उसमें से बिल्कुल भी रिसाव नहीं हो रहा था। यह क्या है? हान सेन चौंक गया। ज़ीरो अपनी जीवन शक्ति नहीं खो रही थी और यह ऐसा कुछ था जो वह भी नहीं कर सकता था। हान सेन ने उसे वापस न खींचने का फैसला किया और उसने आवाज़ लगाना बंद कर दिया क्योंकि उसे कोई खतरा नहीं लग रहा था। अभी वह स्तब्ध था, ये देखने के लिए उत्सुक था कि ज़ीरो क्या करने वाली है। उसकी शक्तियों ने हान सेन को हैरान कर दिया। ज़ीरो को शूरा बनते हुए उसे काफ़ी समय हो गया था और उसकी जीवन शक्ति किसी महाप्राण प्राणी जैसी थी। यह उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी जितनी वह इंसान होने पर थी। फूल पर बैठे चमगादड़ चीखने लगे, जिससे पता चला कि उन्हें उसकी मौजूदगी का पता चल गया है। वे अपने फूलों से नीचे ज़ीरो की ओर उड़ चले। वहाँ कई चमगादड़ थे, कम से कम 300।
उनकी जीवन शक्ति को देखते हुए उनमें से हर एक लगभग किसी महाप्राण प्राणी की शक्ति के बराबर था। उनकी शक्ति शूरा द्रव का उपयोग करने वाले मानव के बराबर थी। ज़ीरो को इतने सारे शक्तिशाली चमगादड़ों के साथ अपनी ओर झपट्टा मारते हुए देखकर हान सेन की चिंता फिर से लौट आई। लेकिन अगले ही पल वह चिंता सदमे में बदल गई। जब चमगादड़ लगभग शून्य पर पहुंच गए और उनके दांत निकल आए तो उसने हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ रहे चमगादड़ को पकड़ लिया। उसने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और जमीन पर उसका काला खून छिड़क दिया। हान सेन ने ज़ीरो को इतनी बेरहमी से लड़ते कभी नहीं देखा था, शूरा होने पर भी नहीं। और एक एक करके उसने वही किया जो उसने पहले चमगादड़ के साथ किया था। उसने बिजली की गति से सभी चमगादड़ों को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और एक भी चमगादड़ जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। जिस तरह से वह लड़ती थी वह किसी जानवर की तरह था और जो कोई भी उसे देखता वह निश्चित रूप से डर जाता। डार्क हॉन्टेड ट्री किंग के आसपास का इलाका शूरा नरक बन गया था। ज़ीरो पेड़ के तने के पास पहुंचा तो अनगिनत क्षत विक्षत चमगादड़ों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। वे सभी मारे जा चुके थे और उनका काला खून जंगल की जमीन पर फैला हुआ था। कीड़े बेमतलब हवा में उड़ रहे थे, ज़ीरो के पास जाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि वृक्ष राजा भी डर के मारे कांप रहा था और जैसे ही वह कांप रहा था पत्तियां जमीन पर गिर रही थीं और एक धीमी सी आवाज़ हवा में गूंज रही थी। ज़ीरो भावशून्य होकर फिर से चलने लगी जब तक कि वह पेड़ के ठीक सामने खड़ी नहीं हो गई। जब उसने खुरदरी छाल को छुआ तो उसकी आंखें खोई हुई और भ्रमित लग रही थीं। वेदना। हान सेन हैरानी से ज़ीरो को देख रहा था और फिर उसने पेड़ पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। छाल पर जोर जोर से मुक्के बरस रहे थे और हर मुक्के से लकड़ी के टुकड़े और किरचें निकल रही थीं। बिना रुके मुक्कों से पेड़ पर लगातार वार होते रहे। लकड़ी के छिलकों के थोड़े से लेकिन भरपूर इस्तेमाल के बाद उसमें 1 मीटर चौड़ा छेद हो गया था। हान सेन ने अच्छी तरह देखने के लिए आंखें तिरछी करके देखा कि पेड़ अंदर से खोखला था। फिर ज़ीरो उस गड्ढे में चढ़ने लगा और जब हान सेन ने यह देखा तो उसकी भी उसके पीछे जाने की तीव्र इच्छा हुई। लेकिन उस जगह में कोई बदलाव नहीं हुआ था और कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे अपनी जीवन शक्ति का क्षय होता हुआ महसूस होने लगा। सिल्वर फॉक्स ने भी ऊर्जा के इस निषेध पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। निषिद्ध परिधि को पार करते ही वह चीखी और हान सेन के कंधे से छलांग लगा दी। हान सेन तुरंत पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। उसकी ऊर्जा का क्षय और भी बढ़ गया और पास आने की निरर्थकता को समझते हुए वह पीछे हटकर सिल्वर फॉक्स के पास वापस आ गया। वह अचानक बुढ़ापे से मरना नहीं चाहता था जैसा कि कैंप के लोगों ने उसे बताया था। ज़ीरो के पेड़ में खोदे गए गड्ढे में चढ़ने के बाद हान सेन अब अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहा था कि वह क्या कर रही है। वह अब दोंगशुआन आभा और शैतानी आंखों वाले मुखौटे की नज़र से भी बच गई थी। हान सेन ये देखने के लिए उत्सुक और आतुर था कि क्या हो रहा है। उसे ज़ीरो की सलामती की चिंता थी। लेकिन जहां उसकी आंखें नाकाम रहीं वहां उसके कानों ने काम संभाला। उस छेद के अंदर से उसे और भी लकड़ियां टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंधेरे प्रेतवादित वृक्ष राजा कांपता रहा और उसकी छतरी पर सजे फूल मुरझाते हुए प्रतीत हो रहे थे। पंखुड़ियां और पेड़ के पत्ते नाचते हुए हवा को एक घने आवरण में ढंक रहे थे। सिर्फ पेड़ों का राजा ही प्रभावित नहीं हुआ था, पूरा जंगल भी इसी नियति से जूझ रहा था। हर पेड़ पर लगे फूल अचानक मुरझाने लगे और उनकी पंखुड़ियां छतरियों से आती हवा के झोंकों में खो गईं। इस घटना की घिनौनी शुरुआत के बावजूद इसका अंत एक खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ क्या हुआ? लियू फोंग और वांग जियांगांग दौड़ते हुए हान सेन की ओर आए। कुछ बड़ा होने वाला था, इसलिए ये स्वाभाविक ही लगा कि यह बदलाव उनके जंगल में आने का नतीजा था। ये सोचकर कि शायद हान सेन के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, वे जल्दी से जांच करने के लिए वहां पहुंचे। हान सेन ने अपना सिर हिलाया और पेड़ राजा के बगल में बने कच्चे छेद की ओर देखता रहा। लेकिन अचानक शिविर में लगे तंबुओं से चीखें सुनाई देने लगीं। ओह नहीं, हमारे शिविर में ज़रूर कुछ बुरा हुआ होगा, लियू फांग चिल्लाए और पीछे मुड़कर वापस भागने लगी। हालांकि हान सेन ये जानने के लिए बेताब था कि पेड़ के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि जहां वह खड़ा है वहां से वह कुछ नहीं कर सकता। ये सोचकर कि वह कहीं और भी मदद कर सकता है, हान सेन लियू फोंग के साथ जल्दी से कैंप लौटने लगा। तीनों के लौटने से पहले उन्होंने 2 लोगों को घास के मैदान में भागते देखा जिनके चेहरे पर भयानक सदमा था। वे भी खून से लथपथ थे लेकिन खून उनका नहीं था। क्या हुआ? वांग जियांगंग ने ऊंची आवाज में पूछा। भूत, भूत है। दोनों घबराए हुए धावक केवल इतना ही कह पाए और जंगल की पत्तियों से छिपने के लिए निकल पड़े। हान सेन ने कुछ नहीं कहा और बस उस कैंप की ओर दौड़ पड़ा जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। घास का मैदान, वो इकलौती जगह जो पेड़ों से ढकी नहीं थी, अब एक विशाल गड्ढा बन गया था। गड्ढे के अंदर एक काला आयताकार बक्सा था। ये 3 मीटर लंबा था और ऐसा लग रहा था जैसे इसे लकड़ी से बनाया गया हो। करीब से देखने पर हान सेन ने देखा कि यह एक 6 तरफा बक्सा था जिसके किनारे घुमावदार थे। क्या ये ताबूत है?
हान सेन ने उस वस्तु को देखा और सोचा कि यह उन ताबूतों की याद दिलाता है जिनका उपयोग बहुत समय पहले मनुष्यों को दफनाने के लिए किया जाता था। उस जमाने में ताबूतों का कोई अस्तित्व नहीं था और बहुत लंबे समय तक नहीं था। आप ताबूतों को सिर्फ संग्रहालयों या पुराने टीवी शोज में ही देख पाते थे। ताबूत कभी लोगों के लिए बड़े अंधविश्वास का विषय हुआ करते थे, और अगर अब आपको ताबूत देखना हो तो आपको एलायंस के किसी संग्रहालय में जाना होगा। यहाँ अभयारण्य में एक ताबूत देखना चौंकाने वाला था। हान सेन ने पहले कभी किसी जीव या आत्मा द्वारा ताबूत का उपयोग किए जाने के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वहाँ किसी का अस्तित्व असंभव प्रतीत होता था। अगर आत्माएं मर भी जाएं, तो भी वे अपने आत्मिक पत्थर को स्वयं ही नष्ट कर देंगी। तो फिर उनके पास ताबूत क्यों होगा? किसी प्राणी के पास ताबूत होना तो और भी अजीब बात होगी। सुपर प्राणी बुद्धिमान तो होते होंगे, पर अंधविश्वासी नहीं होते। उन्हें तो पता ही नहीं होता कि ताबूत क्या होता है। जीव जंगल में पैदा होते हैं और अंततः जंगल में ही मर जाते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तो आमतौर पर उनकी मृत्यु दूसरों के जीवित रहने के लिए भोजन बन जाती है। क्या इंसानों ने यहाँ ताबूत लाकर दफनाया है? हान सेन हैरान रह गया। लियू फोंग और वांग जियांगांग भी समान रूप से हैरान थे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ कि वे इतने वर्षों से ताबूत के ऊपर सो रहे थे। जमीन में उसकी नींद की वजह से ही शायद ऊपर कोई पेड़ नहीं उग पाया। उसके अस्तित्व ने ही उन्हें अपना एकमात्र चारागाह प्रदान किया था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था, इसलिए जंगल की इस हालत का किसी न किसी तरह ताबूत से संबंध जरूर था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि शिविर में मौजूद लोग ताबूत के पास खून से लथपथ थे। जो लोग वहां बचे थे वे पहले से कमजोर दिख रहे थे और उनकी मांसपेशियां सूखी और सिकुड़ी हुई लग रही थीं। उस क्षेत्र की घास खून से रंगी हुई थी और लोग खून से लथपथ लाशों के अलावा कुछ नहीं थे। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे के सभी छिद्रों से खून बह रहा हो। लियू फोंग और वांग जियांगांग सदमे में ताबूत को देखते रहे। उसका ढक्कन कांप रहा था और कंपन हो रहा था, जिससे लग रहा था कि उसमें से कुछ निकलने वाला है। हान सेन भी ताबूत को घूर रहा था, लेकिन अपने शैतानी आंखों वाले मुखौटे की वजह से वह किसी जीवन शक्ति की उपस्थिति का अंदाजा नहीं लगा सका। हान सेन की 8वीं इंद्रिय ने उसे परेशान कर दिया, वेदना। एक तेज आवाज के बाद ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा खिसक गया। लंबे डरावने नाखून और उंगलियां बाहर निकल आईं, और आजकल के इंसानों के नाखूनों के विपरीत, जो कटे हुए और अच्छी तरह से देखभाल किए हुए होते थे, वे मोटे और बेतरतीब थे। वे काले और लाल थे, जंगली लग रहे थे। उनके रूप से एक खौफ सा महसूस हो रहा था। वेदना। ताबूत के ढक्कन को थोड़ा और दूर धकेल दिया गया, जिससे बक्से के काले अंदरूनी हिस्से से एक पूरा हाथ बाहर आने के लिए पर्याप्त जगह बन गई। पैट। और अचानक वही हुआ। काले घेरे से एक पीला सफेद हाथ निकला और उसने ताबूत के एक तरफ को भयावह जोर से पकड़ लिया।